Hello, it's me. Long time no see. This is Gincast 185, the Gincast series. और फिर से हम आपके लिए कुछ सेलेक्शन ऑफ स्टोरीज लेके आए हैं। और स्टोरीज आर ऑलवेज अ मिक्स बैग ऑफ चॉकलेट्स। कुछ निकल आता है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की लोगों की स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट किस्म के लोगों के इश्यूज होते हैं जो हाईलाइट करते हैं लोग। अब इस दफ़ा इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसा हुआ है कि शुरू की कुछ स्टोरीज आर मोर लाइक अ क्वेश्चन, और उनसे हम शुरू करते हैं। अब पहले तो एक मेरे हम नाम सलमान साहब हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि समझा ये जाता है कि जिन्नात जो हैं वो रमज़ान में बंद हो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जिन्नात नहीं होते, वो शयातीन होते हैं। और ये बात तो तय हो चुकी है, और अगर मैंने गलती से ये बात बोली भी है तो उसके लिए माफ़। लेकिन बात ये है कि फैक्ट यही है कि जो ईवल चीज़ें होती हैं वो बंद होती हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो बंद नहीं होते। और ये प्रूफ के तौर पे ये बात बताना चाहते हैं कि 27 रमज़ान की रात थी, मस्जिद में थे, 30 से 40 लोग मौजूद थे, कोई नात पढ़ रहा था, मतलब इस तरह की एक रिलीजियस गैदरिंग थी। और एक आदमी को एकदम से कुछ मतलब झटके लगने लगे, कुछ होने लगा और उस पे कुछ तारी हो गया, और ये रात का 1:30 बजे का टाइम है। अब ये बोलते हैं कि वो ज़मीन पे वहीं पे मतलब फ़र्श पे लेट के अपने आप को मारने लगा सीने के ऊपर। और ऐसा कोई हौलनाक मंज़र था कि जितने लोग करीब बैठे थे वो सब उठ के भाग गए वहाँ से। अब ये तो उन्होंने 27 रमज़ान को देखा था। इसके बाद ये बताते हैं कि इन्हीं के घर में किचन के अंदर इनकी बहन अपनी अम्मा के लिए चाय बना रही थी। और चाय बनाते बनाते मतलब कुछ हुआ, कुछ सिलसिला हुआ, वो बहरहाल जाके चाय चढ़ा के कहीं बैठ गई हैं और शायद आँख लग गई है, कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये कहते हैं कि एक छोटा सा पतीला था जो कि एक ऐसी जगह रखा हुआ था जहाँ कोई तुक ही नहीं था गिरने का, गिराने का। वो इतनी ज़ोर से किसी ने फ़र्श पे मारा कि सब लोग उठ के बैठ गए, और इनकी जो बहन थी जो करीबी कहीं बैठ के सो गई थी, वो वहाँ से तिलावत करती हुई भागती हुई निकल आईं। तो ये रमज़ान के कुछ इंसिडेंसेस थे इनके, जिसकी वजह से ये हुआ। अब ऑल्दो रमज़ान बहुत होली मंथ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके लिए भी होली मंथ होता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये भी एक कौम है, और ऐसे डिफरेंट इनकी मज़ाहिब होते हैं और डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये जो इंसिडेंसेस इनने बताए, इसके पीछे क्या एक डीपर मीनिंग होती है हर चीज़ की। अब हो सकता है कि कुछ जलने लगा हो या कुछ हो, इस वजह से उसने वो पतीला फेंका, या फिर वो जो मस्जिद में आदमी था उसकी ने या तो तहारत का मसला था या कोई मसला था जिसकी वजह से ये हो रहा था। तो बहरहाल थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट अप एंड सेंडिंग दैट स्टोरी। और आगे अब शुरू करते हैं अपना सेशन जैद साहब से, जो कि ये कहते हैं कि इन्होंने एक घर मतलब एक नए घर में अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए घर वालों के साथ। और ये वैसे ही थोड़े से डिप्रेस थे, इनकी बहन की शादी के बाद थोड़े अकेले रह गए थे घर में। और जब से ये इस घर में शिफ्ट हुए तो वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इस तरह के मसले चल रहे थे, और घर वालों में भी आपस में लड़ते रहते थे। अब ये कह रहे हैं कि मैं अक्सर अकेला होता था और मुझे बड़ी डिप्रेशन और एंग्जाइटी सी होती थी और सब कुछ होता था, लेकिन इस घर में आने से पहले मुझे कभी पैनिक अटैक नहीं हुआ था। अब ये कहते हैं कि कुछ दिन और गुजरे और फिर एक अजीब सी हरकत हुई। रात का कोई 2 बज रहा होगा, इनकी वालदा और ये थे घर पे खाली, और ये अपने लैपटॉप पे कोई काम कर रहे थे। बैठे बैठे एकदम से ये मतलब इनका पूरा जिस्म जो है वो हिलना शुरू हो गया, इट स्टार्टेड शेकिंग, और इनके काबू में नहीं। और ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सिलसिला हो गया कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं सही से दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। अजीब किस्म की कैफियत थी, और फिर ये फीलिंग आना शुरू हुई कि जैसे कि मुझे कई लोग घूर रहे हैं। इस सूरत हाल में ये उठे और अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम चले गए।
अब जब ये कहते हैं कि मैं बाथरूम में अपना मुंह धो रहा हूँ तो दरवाजे पे से ऐसा लग रहा है कि कोई झांक रहा है, और लिटरली मिली सेकंड्स के लिए जब मैं मुड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई वहाँ पे सर निकाल के मुझे देख रहा था, जो कि एकदम से गायब हो गया। अब ये कहते हैं कि मैं इसके बाद सीधा अपनी वालदा के कमरे में चला गया, जहाँ पे फिर अब ज़ाहिर-सी बात है, कहीं कुछ हो जाए तो आँखें भी वहाँ जाती रहती हैं बार-बार कि वहाँ क्या है। तो वालदा के कमरे में बैठ के इन्होंने बाहर हॉल की तरफ इनकी नज़रें गईं, तो इन्होंने एक 3 मीटर बड़ा कोई साया देखा जो कि हवा में था, और वो कमरे के अंदर ऐसा लग रहा था आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। ये डर गए और उन्होंने सूरह बकरा की रेसिटेशन लगा दी अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि वो रात गुज़री और फिर कैसे सोया वो एक अलग कहानी है। सवाल इनका एक है, वो ये है कि क्या ये सब कुछ मेरे दिमाग में था या ये कुछ और है? अब ज़ैद साहब, जब आपने एक सिचुएशन बताई कि आप डिप्रेस्ड हैं, और डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ती है अगर आप उसको अनचेक छोड़ दें। पैनिक अटैक होना नए घर में जाने से ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिकॉज़ एक स्ट्रेस होता है नई जगह जाने का, और उधर जब आप शिफ्ट हुए, ऑब्वियस सी बात है कि कोई और मसले हैं, घर में लड़ाई है, घर में और है कोई नहीं, इस तरह के मसले हैं, तो ये आपकी सबकॉन्शियस पे खुद ही बिल्ट होता रहा। अब बज़ाहिर तो मुझे ये लग रहा है कि ये पैनिक अटैक है, क्योंकि अक्सर लोगों ने ये कहा है कि उस सूरत हाल में अलग अलग फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि आवाज़ें जो हैं वो हर तरफ वो हो रही हैं, कोई आपसे सामने बात कर रहा है लेकिन आवाज़ उसकी आपके जहन में गूंज रही है, ऐसे चारों तरफ से वही आदमी आपसे बात कर रहा है। इसी तरीके से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि भाई उनके इर्द गिर्द सब घूम रहा है, या लोग जो हैं वो उसी के ऊपर फोकस्ड हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आई वुडेंट रूल आउट पैनिक अटैक, और इतनी जल्दी मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगेन मेरा तो ये फॉर्मूला है कि 90% जो होता है वो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, और 10% इस तरह के केस होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्लिम चांस कि पहली में यही हो सकता है कि वाकई आप मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से इस सिचुएशन में चले गए हों। तो यू नीड टू गेट दिस चेक्ड, और फिर अगर कोई मामला हल नहीं होता तब आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी साइंस आर देयर जहाँ पे आप जिसकी वजह से आपका जहन इस तरफ जा रहा है, लेकिन इन कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्टली इसके ऊपर ना आए, पहले थोड़ा सा अपने आप को भी एक्सप्लोर कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप थायराइड की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी प्रॉब्लम, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग कुछ का कुछ चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो थैंक्स अगेन फॉर सेंडिंग अ स्टोरी, एंड आई रियली होप कि आपको सुकून मिले। और आगे बात करते हैं, और बात इनकी भी एक सवाल ही है एक तरीके से। अब हमारे लिखने वाले का नाम हसन है, और ये अटक से हैं। ये कहते हैं कि बचपन से मुझे काफ़ी डर वैसे लगता था, लेकिन जिन भूत वगैरह की स्टोरियों से, लेकिन मज़ा बहुत आता था। और कुछ साल से इनको ये शौक़ हो गया था कि सोने से पहले ये इस तरह का कंटेंट लगा के सुनते थे, फिर सोते थे तो बड़ा मज़ा आता था। इसी इन्हीं की तरह एक इनकी फेलो क्रिएटर साहिबा हैं, उनकी कोई स्टोरीज़ इन्होंने सुनना शुरू की थी, जो कि 35-40 पार्ट्स पे मुश्तमिल थी। अब ये कहते हैं इंटरवल्स में मैं देखता था, बड़ा मज़ा आता था। अब कुछ अरसा इसी तरह ये देखते रहे तो इनको कुछ फ़ील होना शुरू हुआ, कुछ प्रेजेंस फ़ील होनी शुरू हुई इर्द-गिर्द, लेकिन कभी कुछ दिखा नहीं। अब ये कहते हैं ये सिलसिला हमारा चलता रहा, और मैं इग्नोर करता, और फिर रोज़ रात को यही चल मतलब लगा के सोते रहे। फिर कोई 10-12 दिन गुज़र गए। 10-12 दिन के बाद इसी तरह कोई स्टोरी सुनते हुए सोए, और फिर इनकी रात को 3:30 बजे आँख खुल गई। अब ये कहते हैं जब मेरी आँख खुली तो
मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ था, मैं हिल नहीं सकता था। सामने मैंने देखा तो एक इंसान खड़ा था जो काले रंग का था, और उसके बड़े-बड़े से दाँत मुँह से बाहर आए हुए थे, और वो ऐसा लग रहा था कि इनको खाना चाहता है, और बहुत आहिस्ता-आहिस्ता वो इनकी तरफ आ रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश की, चीखने की, हिलने की, ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब ये कहते हैं पूरी कोशिश करके मैं थक हारने के बाद फिर मेरे दिल में आया, तो मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब ये कहते हैं मैं ये कर रहा था और अल्लाह से मतलब दुआ कर रहा था, तो अल्लाह के करम से मेरी हालत बेहतर होने लगी, और वो पूरा सिचुएशन ख़त्म हो गया, वो चीज़ भी गायब हो गई और मैं भी नॉर्मल हो गया। अब ये कहते हैं मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से रेफ़र किया। उसने कहा कि ये स्लीप पैरालिसिस है, और पहली दफ़ा इनके साथ हुआ, फिर ये ऑब्वियसली बहुत हॉन्टिंग सा एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बाद ये वक़्त के साथ बढ़ने लगा। हफ़्ते में ये कहते हैं 2 से 3 दफ़ा होना लाज़मी हो चुका था, और ये चीज़ इस हद तक पहुँच गई थी कि इनको ख़्वाब भी अगर आते थे तो वो भी बुरे ही आते थे। अब ये एक बात बताते हैं कि भई इनको एक्वाफ़ोबिया है, यानी कि समंदर से इनको डर लगता है। अब ख्वाब भी ऐसे आते थे कि समंदर के अंदर हैं ये, इनको या तो ये डूब रहे हैं गहरे पानी के अंदर, या फिर इनको डुबाया जा रहा है। अब अलग ही किस्म का ये सिचुएशन है, ऑब्वियसली एक आदमी इस चीज़ से घबराता है तो वो देख के और दहल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि किसी मौलवी साहब से इन्होंने ये मसला डिस्कस किया। उन्होंने इनको दूसरा कलमा, आयतुल कुर्सी, सूरह नास वगैरह पढ़ने को बोला। उसके बाद से ये कह रहे हैं इस चीज़ में काफ़ी बेहतरी आ गई, और रात को सोने से पहले ये सब ये पढ़ के सोते हैं। इसके बाद से ये कह रहे हैं ये दोबारा चीज़ नहीं हुई, ख़ासकर स्लीप पैरालिसिस टाइप चीज़ तो नहीं हुई। लेकिन वक़्तन फ़वक़्तन कभी वो समंदर वाला ख़्वाब आ जाता है, और ये फिर जाग के अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि ये ख़्वाब था, और ये कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को आप सर पे हावी ना करें। कोशिश इनकी यही रहती है कि ये विर्द वग़ैरह करके ही सोएँ और कभी भूलें नहीं। अब इनका ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो स्टोरीज़ देखने की वजह से हुआ या कुछ और था? अब आप लोगों को क्या लगता है कि इनके साथ जो हो रहा है या हुआ, जो इन्होंने स्लीप पैरालिसिस और ये ख्वाब देखे, इसके पीछे क्या ख़ास बात थी? क्या उस कंटेंट क्रिएटर या मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर की वजह से ये हो रहा है, या कुछ और वजह है? बहरहाल मेरा तो अपना मानना है कि जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ पहुंच रही है, तो भले वो मेरा ही चैनल क्यों ना हो, आप उसे अवॉइड करें। अपने आप को तकलीफ़ में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप मैं ये समझता हूँ, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि कभी-कभार आप इस तरह के तज़किरे कर रहे होते हैं, और वहाँ से कोई गुज़र रहा होता है या कोई होता है, क्योंकि हर किस्म की एंटिटीज़ होती हैं जो कि आप देख नहीं सकते। कुछ मलिशियस होती हैं जो आपको तकलीफ़ देना चाहती हैं, कुछ न्यूट्रल होती हैं, और कुछ अच्छी होती हैं जो कि किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। तो उनमें से क्या कैटेगरी उस वक़्त आपके पास मौजूद है, और वो वहाँ पे आके वो ये आपको देख रही है, आप पूरा सिचुएशन देख रही है, तो वो आपको तंग करने लग जाए। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी कि हो सकता है कि ये वाक़ई ही स्लीप पैरालिसिस मेंटली, मतलब आप इतने डर चुके थे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है आपको काफ़ी डर लगता है बज़ाते खुद। तो ये चीज़ आपके असाब पे, यानी कि क्योंकि नेचुरली आप डरते हैं इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा, तो इस वजह से ये चीज़ आप पे हावी हो गई, और आपने खुद ही अपने आप को देखना शुरू कर दिया। मतलब ये चीज़ें, क्योंकि अगेन स्लीप पैरालिसिस जो है वो कोई एक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि कोई मैजिकल कोई चीज़ है। तो स्लीप पैरालिसिस भी लोगों को होता है, और बहुत सारी दुनिया में जो लोगों को होता है वो ये नहीं कह रहे होते कि हमें इसलिए हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई चीज़ आ गई है या कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही है। वो इस चीज़ को रखते हैं कि ड्यू टू सम
एक्स वाई जेड रीजंस स्लीप पैरालिसिस मुझे हो रहा है, और सबको तकरीबन एक ही जैसा होता है कि कोई चीज़ बेड साइड पे खड़ी है। तो आई वुडंट से कि कोई एंटिटी का मसला है। आई वुड से कि शायद आप इतना इस चीज़ क्यों, मतलब क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर सकते इतने आसानी से, तो ये शायद आप पे आपने कुछ ज़्यादा वो हो गए, थोड़ा सा कंटेंट से उतरे, थोड़ा बैलेंस रखें लाइफ में, कभी देखें कभी नहीं देखें इस तरीके से, और मतलब कीप अ मिक्स ऑफ थिंग्स। तो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें लेट से 30% ऐसा रखें, बाकी कुछ और चीज़ें भी देखें, मिक्स रखें, तो शायद फिर बेहतरी आ जाए। और जब आप कह रहे हैं कि अब बेहतरी आ गई है, और एक्वाफोबिया तो चले आपका एक बिल्ट इन एक फियर है, तो उससे तो वैसे ही जान नहीं छुड़ा सकते आप, तो उसके लिए थेरेपी आप लें और इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहरहाल आई डोंट नो इफ दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, लेकिन जो बेहतर समझे वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और इनको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एंड हैविंग कॉन्फिडेंस इन मी फॉर राइटिंग दिस। अब आगे बात करते हैं एक साहब की इंडिया से जो अपना नाम बताना नहीं चाहते। वे कहते हैं मैं जब अभी तो 28 साल का हूँ, जब मैं 25 साल का था यानी 3 साल पहले, इंडिया की ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत शदीद सर्दी होती है। तो ये कहते हैं रात का 8 बज रहा था, जनवरी का महीना था, और मैं अपने एक दोस्त के साथ बातें चलनी थी, क्लास फुटबॉल जो मतलब उठ पटांग चलनी थी, बातें भूत बंगले वो सब कुछ। कहते हैं इसमें वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला, रात का 11 बज गया। अब जब बात ख़त्म हुई तो एहसास हुआ कि भाई ये तो बड़ा लेट हो गया है, तो उन्होंने अपने दोस्त को बाइक पे छोड़ा और अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। अब ये कहते हैं मैं ऐसी जगह रहता हूँ जो कि रात के 2 बजे तक भी बड़ी एक्टिव होती है, यानी मेन एक मार्केट है उसके पास, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रात में आते हुए देर से या कुछ ऐसा, कभी मतलब वीराना नहीं होता। अब एक साहब ने इनसे लिफ्ट मांगी, इन्होंने हेजिटेट भी नहीं किया, क्योंकि ये कहते हैं कि वो जगह ऐसी है और इस तरह लोग थोड़ा आगे उतरने थोड़ा पीछे उतरने के लिए मांगते ही रहते हैं, तो कभी कोई हेजिटेशन ही नहीं थी, नॉर्मल है वहाँ के लिए। तो इन्होंने उन साहब को बिठा लिया। अब वो ज़्यादा दूर जाने वाले नहीं थे, करीबी जाने वाले थे। इधर उधर की बातें शुरू हो गई और मुस्तकबिल की बातें और पास्ट की बातें और इस तरह वो करने भाई साहब इनके साथ लग गए। अब ये कहते हैं कि मैं भी थोड़ा इधर उधर ज़िंदगी इधर उधर की बातें इनके साथ करता रहा, और वो जगह आ गई जहाँ उनको उतरना था, तो बात हमारी कोई ख़ास मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल जब वो उतरे साहब बाइक पे से, तो इनके कान के पास आके उन्होंने बोला कि मेरा नंबर लिख लो, और कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना। तो अब ये भी हैरान कि क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने इनको कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में ही कुछ बता देता हूँ जिससे तुम्हें एहसास होगा कि मैं कौन हूँ। और फिर उसने इनको बताया एक ऐसे निशान का जो इनकी रान पे अंदर की साइड था, जो कि ज़ाहिर सी बात है इनके अलावा किसी को पता नहीं था। तो जब उसने ये बात बताई तो ये थोड़े हिल गए और बहरहाल नंबर लेके चुपचाप घर चले गए। घर जाके जब रात को कपड़े बदल रहे थे सोने के लिए, तो इन्हें फिर वो निशान देखा, फिर उनको ख्याल आया कि उस बंदे ने एग्जैक्टली लोकेशन के घुटने से इधर उधर कितने फासले पे वो निशान है कैसे बता दिया, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। और नंबर उसने इसी तरीके से लिखवाया कि आपको कभी ऑब्वियसली इस तरह की बात की कि कोई सुपरस्टिशस या कोई सुपर नेचुरल या कोई इस तरीके से कोई इशू, तो मुझसे बात कर लेना। अब इनका सवाल भी यही है कि मैंने नंबर तो सेव कर दिया, मैंने इसको आज तक फ़ोन नहीं किया है। वैसे तो भैया मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोई इस तरह फ्री हो और आपको बताने लगे कोई आउट ऑफ द ब्लू चीज़, वो वैसी अनसेटलिंग है, क्योंकि एक थोड़ी लेवल ऑफ फॉर्मलसी भी होती है कि आप बिला वजह किसी के साथ इतना फ्री ना हो कि अगला जो है बोले भाई तू कौन है। पहली बात, डिसेंसी में ये बात आती है, अब आहिस्ता आहिस्ता किसी से बातचीत होती है, फिर ओवर टाइम आप फ्री हो जाते हो तो फिर हंसी मजाक ये सब कुछ होता है। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये तो नॉर्मल सोशल डिस्कोर्स की बात हो रही है।
अब कोई आदमी बैठा आपके साथ, उसने आपको पूरा अपना कुछ फिलोसफिकल व्यूज़ दिए, उसके बाद जब उतरने लगा तो उसने आपको एक शॉकिंग किस्म की बात बताई आपके बारे में, और उतर के जाने लगा। अब दो सूरत हाल है। नंबर वन सूरत हाल है कि वो आपका कोई जानने वाला है जिसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है जी, और वो आपके साथ खेल रहे हैं। कोई पॉसिबिलिटी होती है, आपको नहीं पता कि हो सकता कोई हो, आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर वाकई इस तरह का आदमी था जो कि आपको बता रहा है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो फिर ये तो वो वाला चक्कर होता है मौकेलात वाला और इधर उधर हमजाद वाला, कि उन्हीं ने उससे पूछवा के पता कर लिया कोई ऐसी बात बताओ जो विजिबल नहीं है। लेकिन फिर ऐसा आदमी मैं समझता हूँ कि वैसे ही इन सब्जेक्ट एरिया से दूर रहना चाहिए। स्टोरी हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा आदमी डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है या कुछ है, तो आप थोड़ा फासला ही रखें। आपको जब ज़रूरत ही नहीं है और आपने किसी को बोला नहीं है ना बुलाया है, तो कोई ज़बरदस्ती घुस क्यों रहा है? बिकॉज कोई बिला वजह जो है ना किसी से फेवर्स नहीं देता ना लेता है। किसी को कुछ चाहिए होता है तो कुछ करता है। तो अगर आपसे वो ज़बरदस्ती फ्री हो रहा है, नंबर दे रहा है, मुझसे बात करो बुला, तो ही वांट समथिंग फ्रॉम यू एज वेल। तो ये तो मुझे वैसे ही अजीब सा साउंड कर रहा है। तो थैंक्स फॉर दिस स्टोरी, एंड देख लेना भाई। और बाकी अगर किसी का कमेंट्स में सेक्शन में कुछ हो तो कह सकते हैं, लेकिन दिस फील्स वेरी ऑड। अगली स्टोरी जो है वो हंजला साहिबा ने हमें लिखी है, और ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ कराची से। और कोविड से पहले की एक बात बताते हैं कि ये लोग जो हैं उमरकोट गए थे शादी पे। अब ये मतलब सही है, वेल्दी लोग हैं बगौल इनके, और इनकी उमरकोट में भी घर हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। इनका अपना मेरे ख्याल 600-800 का गज का घर है। इनके एक रिश्तेदारों का मेरे ख्याल चचा हैं, कौन है, उनका घर भी कोई 1200 गज का है, मतलब बड़ी बड़ी। और सब एक ही मतलब एरिया में, एक ही समझ लें मोहल्ले में है, तो कोई फासला भी ज़्यादा दूर नहीं है, 600-800 मीटर पे एक घर है इस तरीके से। तो ये कहते हैं कि हम शादी के लिए जब वहाँ गए तो जो बड़ा घर था 1200 गज वाला, वो वाइट हाउस उसे कहते हैं, उसी नाम से मशहूर है। तो उधर ये लोग स्टे किए, और कोई 10 लोग थे ये लोग। 10 में से ये लोग तो कराची से आए हुए थे, कुछ लोग लाहौर से, इधर उधर से, तो कोई 10 लोग वहाँ थे। और जो ओनर थे उस घर के, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा घर था और ज़रूरत पड़ी भी नहीं, लेकिन बहरहाल छत पे जाने और उधर सेकंड फ्लोर पे जाने से मना किया हुआ था। अब ये कहते हैं जनाब ये तो हमने मान ली थी बात, और एज सच इस पे हम कुछ कर भी नहीं रहे थे। लेकिन उस घर के पीछे जो था वो बड़ी जगह थी, और एक बैडमिंटन कोर्ट भी था, और एक अदर स्विमिंग पूल भी था। और स्विमिंग पूल के दूसरी साइड पे थोड़ा सा हट के जो थे जनरल बाथरूम बने हुए थे कि अगर किसी ने जाना हो। अब क्योंकि ये घर खाली रहता था, जो ओनर्स के बच्चे हैं वो मुल्क से बाहर रहते थे, तो अक्सर ओकेजन घर में एक दो लोगों से ज़्यादा तो कोई होता ही नहीं था। तो बहुत जगह अंडर यूटिलाइज्ड थी, और ख़ासकर ये वाला जो बाथरूम वाला एरिया था वहाँ तो कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना बड़ा घर है, अंदर कोई 8-10 कमरे वगैरह वगैरह। तो अब ये कहते हैं कि भाई शादी हुई, पूरे इवेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, फिर आखिरी रात जिसकी अगली सुबह या अगली शाम तक सब ने अपने अपने घरों को रवाना होना था, वो रात आ चुकी थी, सब घर पे थे। और रात को कोई 2 बजे के करीब इनके वालिद साहब उठे, और फॉर सम रीज़न वो जो बाहर वो स्विमिंग पूल के आगे बाथरूम बने हुए थे वहाँ वो चले गए। अब वहाँ से जैसे ही ये इस्तेमाल करके निकले, तो इनको पीछे से उनका नाम लेके किसी ने बाकायदा बुलाया और बोला कि ये बहुत गलत हरकत आपने की है। अब जब वो मुड़ के उन्हीं ने देखा तो कोई
काला सा आदमी था जिसकी आंखें लाल थी, और वो कोई 8 फुट लंबा था, और वो खड़ा हुआ इस कदर गुस्से से इनको देख रहा था कि ये तो डर गए। अब ये कहते हैं कि कोई 60-70 कदम के फासले पे तो इनके कमरे थे, और ये वो भागते हुए वहाँ से इनकी तरफ पहुँचे, और जैसे ही कमरों में दाखिल हुए, मतलब उससे भाग के, तो उस चीज़ ने ऐसी चीख निकाली कि जो 600-800 मीटर दूर घर में भी लोग थे वो भी जाग गए। और उसी वक्त फैसला हुआ कि अब हम इधर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, और कहते हैं कि सारे इधर उधर जो लोग रुके थे, इस घर में भी अगले घर में भी, उसी वक्त सामान समेट के अपने अपने घरों को रवाना हो गए। और अगर रवाना नहीं हो सके तो कहीं कोई स्टेशन पे कोई जगह रुकना पड़ा तो वहाँ चले गए। और उस दिन के बाद से ये कहते हैं कि एक दफ़ा भी ये लोग वहाँ वापस नहीं गए हैं। तो थैंक यू फॉर टेलिंग दैट स्टोरी। और इसके बाद वापस जाना भी कौन चाहेगा भाई। तो बहरहाल खैर खैरियत, अगर मोहल्ले वाले वहाँ हैं तो उनसे पूछ लेना ज़रूर। और मेरा ख्याल है कि भाई इतने अरसे से जब जगह खाली है और उस तरह की जगह इस्तेमाल में नहीं है, तो आप किसी के घर में जाके कुछ करके आ गए हैं। बहरहाल वो एक सेपरेट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं सारा साहिबा की, और ये बात करती हैं 2022 की। ये 15 साल की थी, और लॉकडाउन वगैरह सब भुगत चुके थे, तो पूरी फैमिली भी थोड़ा बोर थी और कहीं निकलना चाहते थे। अक्टूबर का महीना था, ये लोग सब कर्नाटका में रहने वाले थे। तो उनके ग्रैंडफादर ने एक इवेंट, मतलब एक पिकनिक कह लें या कोई डे ट्रिप कह लें, वो अरेंज करवाया था, जिसमें 20 लोग इनके ख़ानदान के तमिलनाडु में किसी जगह जा रहे थे डे स्पेंड करने के लिए। अब प्लान तो ये था कि रात को 12:30 बजे तक ये लोग वापस अपने नाना के घर, बेसिकली ग्रैंडफादर नाना ही लग रहे हैं इनके, पहुंच जाएंगे। और इनके साथ और भी लोग थे, जिसमें से मतलब इनकी खाला मामू सब शामिल थे, कोई 20 आदमी था। अब ये लोग चले गए, डे स्पेंड किया, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो सका और लेट हो गया। अब ये कहते हैं 12:30 घर पे होना था, और हम जो थे वहाँ से निकले थे 12 बजे, जहाँ से निकलना था, और कोई 4-5 घंटे का रास्ता था वापसी का। तो अब ये अपना वापसी जा रहे थे और सब सन्नाटा चल रहा था। अब कहते हैं रात को 1:30 बजे के करीब, क्योंकि ये लोग सामान अपने साथ लेके गए थे पिकनिक के लिए, तो गोश्त वगैरह और ये सब चीज़ें इनके पास मौजूद थी जो बची हुई थी। तो कुछ लोग थोड़े थकान की वजह से भी, भूख लग रही थी और इस तरह की सिचुएशन हो चुकी थी, काफ़ी थक चुके थे। तो फैसला हुआ रात के 1:30 बजे कि एक जगह हम रोक के कुछ खाना वाना बनाते हैं, दोबारा खा के फिर निकलते हैं, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं सफ़र में। अब ये एक दुकान के सामने रुके, जो ये कहते हैं कि बंद थी, लेकिन उसके बाहर कोई सिटिंग एरिया साइड सा था, और वहाँ एक नारियल का पेड़ था, और ये लोग वहाँ रुक गए। और एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो सब बंद पड़ा हुआ था, अंधेरा था कि क्या जगह है। तो ये वहाँ लोग रुक गए। वहाँ उतरने के बाद कुछ अजीब फील होने लगा इनके मामू और इनकी वालदा को, कि यहाँ पे कुछ मामला ठीक नहीं है। तो बहरहाल मामू ने जो है इनके, जब ये लोग खाना पका रहे थे तो इनके इर्द गिर्द आयतें पढ़ के विर्द किया, और ये लोग खाना खा के फिर इन्हें बोलना शुरू किया कि बस जल्दी उठो और यहाँ से निकलो, बस हो गया। अब वो सामान समेट के जो फेंकने वाला था, करीब ही कचरादानी थी, उस विर्द वाली जगह से निकल के कचरा उठा के उधर कचरे में फेंक के आ गए। और बकौल इनके कि ये जो बचा हुआ, मतलब फेंका हुआ गोश्त, इस तरह की चीज़ें जब उन्होंने उधर फेंकी, तो इनके मामू की पीठ में ऐसा शदीद दर्द हुआ, और ऐसा लगा जैसे कि कोई चीज़ जला रही है उनको। और वो दर्द के मारे सीधा बस के अंदर चले गए, और सबको बोलते हुए कि बस यहाँ से चलो, उठो, जल्दी करो। अब ये कहती हैं एट द सेम टाइम, ये और इनकी कोई 3 महीने की कज़न सब बस की तरफ जा रहे थे, कुछ पी रही थी, तो इनको कुछ फील हुआ कि दरख्त जो इतना बड़ा नारियल का है उसके ऊपर कुछ है।
इन्होंने ऊपर नज़रें की तो नारियलों के बीच में कोई चीज़ थी जो शायद बैठी हुई या खड़ी हुई कुछ थी जो इनको देख रही थी। और जैसे ही उस चीज़ से इन्होंने आई कांटेक्ट किया तो इनका जो कज़न था छोटा, उसने चीख मार मार के रोना शुरू किया, और जब तक बस के अंदर नहीं बैठे वो चुप नहीं हुआ। अब ये कहते हैं जी बस चल पड़ी और मामू की तो हालत ऐसी हो रही थी कि उनकी फ़ौरन आँख लग गई और ये भी सो गई। आँख मतलब थके हुए थे सब लोग। तो मामू भी एकदम से खौफ से उठ गए क्योंकि अजीब आग के बारे में उनको ख्वाब आए, और ये भी कोई अजीब ख्वाब देख के डर के मारे उड़ गई। अब ये जब उठी तो इनको पता चला कि इनकी और उनकी मतलब वालदा और चार लोगों और ने भी देखा कि जब बस स्पीड में चल रही थी तो उस जगह को छोड़ के जब ये लोग चले तो इनकी बस के पीछे कोई छोटा सा बच्चा बहुत स्पीड में भाग रहा था, जो कि इम्पॉसिबल सी बात थी क्योंकि बस तेज़ चल रही थी और इतना सा बच्चा रात के इस वक्त इनकी बस के पीछे कैसे भाग रहा है। बहरहाल ये करते कराते ये पहुंच गए अपने नाना के घर। अब नाना के घर पहुंचे और वहाँ जाके फजर का टाइम था, और वहाँ पहुँच के सब लेटने लगे तो जाहिर सी बात है फजर की नमाज या किसी चीज़ के लिए उठने लगे। तो उन्होंने नाना को जब जाके हिलाया तो नाना को उस वक्त तक बुखार चढ़ चुका था और शदीद तप रहे थे। जब उनको थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की तो उन्होंने कंप्लेन की कि घर में सड़े हुए गोश्त की बू आ रही है, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। अब ये सिचुएशन और ख़राब होने लगी और ये हालत हो गया कि इनके नाना एक बच्चे की तरह रोने लगे। तो फिर एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसने इनको कोई इंजेक्शन लगाया जिससे वो सोच रिलैक्स कर सकें, सो सकें। और इनको बोला गया कि जब तक ये खुद से ना उठें इनको उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रेस में आ गए, इनको सोने दिया जाए। अब बहरहाल ये होते होते पूरा दिन मतलब ये भी गुजर गया और रात हो गई दोबारा। ये इनकी खाला और इनके मामू तो वहीं थे, बाकी लोग वहाँ से चले गए। और ये फिर इन्हें डिसाइड किया रुकने का क्योंकि इनकी जो नाना थे वो मना कर रहे थे इन लोगों को जाने से। और वैसे ही इतना ह्यूज बकौल इनके घर है, 3 मंजिला 8 बेडरूम वाला, कि सब लोग अकोमोडेट भी हो जाते। लेकिन एक अजीब खौफ की फिज़ा जो थी उस घर में मौजूद थी जो इनको समझ में नहीं आ रही थी यहाँ हो क्या रहा है। सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम एक कमरे में सोएंगे, और बाकी जैसे इनकी वालदा इनके मामू खाला ने तो अपने अपने इंडिविजुअल कमरे लिए सोने के लिए, और इस तरीके से सब रात को 11 बजे अपने रिस्पेक्टिव जगहों पे सो गए। अब ये लोग सब लोग जो थे फर्स्ट फ्लोर पे ही थे, मतलब एक ही फ्लोर पे थे, कोई अलग जगह पे नहीं था। ये कहती हैं कि रात को 2 बजे इनकी आंख खुली ऐसे सर दर्द के साथ कि इनका लग रहा था कि बस सर फट जाएगा, और सीने पे लग रहा था कि कोई बैठा हुआ था पूरी रात, मतलब या कोई उछल रहा था, कि इस तरह की टाइटनेस थी। इनके भाई भी उड़ गए, इनको पानी वानी पिलाया तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं। तो ये जब वज़ू करके बाहर निकली तो इनके भाई दोबारा सो चुके थे और ये अकेली जाग रही थी। इन्होंने फैसला किया यहाँ तो जगह नहीं है इस कमरे में, तो ये उठ के अपने वालदा के कमरे में चली गई और वहाँ पे वालदा सोनी थी और ये तहज्जुद पढ़ने लगी अपने आप को सुकून के लिए। अब ये कहती हैं 1 घंटा वहाँ पे गुजरा होगा और 3 बज गया होगा रात का कि एकदम से चीखो पुकार घर में शुरू हुई और पता चला जी कि खाला चीख रही है। ये अपनी आंटी के कमरे में भागती हुई पहुंची, ग्राउंड फ्लोर ही था। तो ये कहती हैं कि वहाँ पे सब लोग उठ के पहुँचना शुरू हो चुके थे क्योंकि वो चीख इतना रही थी कि बच्चे बच्चे सब उठ चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद खाला ने चिल्लाना शुरू किया सब लोग वापस अपने अपने कमरों में जाएं, और वो इनकी वालदा के कमरे में चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया कि वो चीख क्यों रही थी और हुआ क्या है। अब जी सुबह हुई, जैसी ही सुबह हुई वो अपने बच्चों को लेके घर चली गई बगैर कुछ बताए कि क्या देखा क्या हुआ, जिसकी वजह से बचा कौन, इनके इस घर में मामू बचे और ये इनके भाई और इनकी वालदा। नाना की तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि यहाँ रुकें, लेकिन कुछ सिचुएशन ठीक नहीं थी। अब ये कहते हैं कि ये अपनी वालदा के कमरे में सब एक साथ सोने लगे थे, तो वालदा के कमरे में थी
और जैसे ही उनके भाई कमरे में एंटर हुए और एंटर होते ही उसने बिस्मिल्लाह बोल दिया, तो उस कमरे में एक आईना लगा हुआ था, वो आईना ज़मीन पे गिर के रेजा रेजा हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये देखने के बाद तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो चुकी थी और ये कह रहे थे अब यहाँ रुकने की हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। और इनके वालिद आके इनके भाई को, इनकी वालदा को लेके चले गए और फिर इनके मामू पीछे बच गए और नाना उस घर में बच गए। ये सब तमाशे के बाद और नाना की तबीयत बेहतर होने के बाद उन्होंने किसी हजरत को बुलाया, जो कि घर पे आए और उन्होंने आते ही कहा और देखा और कहा कि उस रात जो बस में लोग शुमार सारे लोग जो थे उनको इस घर में वापस बुलाइए, ताकि इस घर को और जो भी चीज़ इनके पीछे लग गई है उसको हटाया जाए, क्योंकि उस रात आप लोगों के पीछे कोई ख़राब किस्म की चीज़ पीछे पड़ चुकी है और वो जान नहीं छोड़ रही आपकी। जब वो बाकी लोगों को वापस बुलवाया गया तो इनका जो 3 साल का कज़न था उसने घर में आते ही चीखना शुरू किया, नाड़ा नाड़ा, जिसका मतलब है कोई शॉर्ट हाइट का आदमी, वो उसको हर जगह नज़र आने लगा। और जब ये लोग वापस जमा हुए उसके बाद से उस घर में अजीब हरकतें होने लगीं। कभी फर्नीचर उड़ता था, गिरता था, कभी कुछ होता था, कभी आवाज़ें आती थीं, और जिस तरह ये बच्चा बता रहा था कि उसको छोटी छोटी चीज़ें भागती हुई घर में नज़र आती थीं। ये सब तो था ही, लेकिन लोगों के जिस्म पे ज़ख्म भी आ रहे थे और इस तरह की चीज़ें भी हो रही थीं। अब ये कहते हैं जनाब कि ये सारा इलाज इनका इस तरह का चलता रहा। फिर आखिरी दिन सारे लोगों को एक कमरे में बंद किया गया, जो उस कम घर में नमाज का कमरा था। और नाना और वो आदमी से बाहर थे और उन्होंने कुछ शुरू किया सिलसिला। तो बकौल इनके कहती हैं ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर एक तूफान आ गया था और दरवाजे के बाहर जो कमरे के अंदर ही बैठे थे, लग रहा था दरवाजे के बाहर कोई टॉर्नेडो जैसी चीज़ आई हुई है, चीज़ें हवा से उड़ रही हैं और कोई दरवाज़ा पीटे जा रहा है इनका कि खुल जाए किसी तरीके से, और ये डर के मारे अंदर सहमे हुए बैठे हुए थे। इनका कहना ये है कि ये सब कुछ होता रहा, फिर हल्का होते रहा, फिर एकदम से इनको किसी के रोने की एहसास हुआ और फिर सब नॉर्मल हो गया। ये सब होने के बाद इनको वजह ये बताएगी कि जो जगह इन्होंने चुनी थी रात को खाना पका के खाने के लिए, वो गंदी जगह थी, वो साफ जगह नहीं थी, और उसकी वजह से कुछ चीज़ें इनके पीछे लग गई थी, जिनमें से एक चीज़ तो इनके 3 साल के कज़न के पीछे लग चुकी थी, जो कि वो उसको अपने साथ लेके जाना चाहती थी क्योंकि वो पसंद आ गया था बच्चा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इस स्टोरी से सिर्फ ये सबक हासिल होता है कि चीज़ों को प्रॉपर प्लान कर लेना चाहिए। और अगेन जब आप कहीं भी खाने के लिए और सेटअप के लिए बैठ रहे हैं तो बेहतर है कि कोई ऐसी जगह हो जो कि पब्लिक यूज़ में हो, साफ़ सुथरी जगह हो, और पहले से प्लान कर लेनी चाहिए। और कभी कभार इस तरह के पिट स्टॉप्स गले पड़ जाते हैं। तो बहरहाल थैंक यू सारा फॉर दिस स्टोरी एंड वाओ। अगली स्टोरी जो हमारी आ रही है वो भी कराची की है, और ये उमैर साहब की स्टोरी है जो कि खुद परेशान है ये हो कि हुआ क्या है उनके साथ। अब ये कहते हैं कि मैंने एक जब कराची में शिफ्ट हुआ तो मैंने एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, मतलब लिया, किराया बहुत सस्ता था और बकौल इनके हद से ज़्यादा सस्ता था। दोस्तों ने कहा इनके बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन ये कहते हैं मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अब ये कहते हैं कि जनाब मेरे ऊपर वाले पोर्शन में मतलब इस तरह का हिसाब था कि मतलब कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं था, मतलब जिस तरह लोग घरों को अपार्टमेंट बना देते हैं तो उस तरह का सिलसिला था। तो इनके ऊपर वाले पोर्शन में कोई बकौल इनके कि कोई बूढ़ी सी औरत रहती थी जो हमेशा इनको देखती रहती थी जब ये रात को लेट जाते थे या कुछ, और पर्दे के पीछे से वो देखती रहती थी।
अब ये एक मर्तबा रात को 2 बजे, ये कहते हैं एक मर्तबा रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पे नॉक हुआ, और नॉक होने की वजह से इन्होंने खोला नहीं। इन्होंने बोला रात के 2 बजे कौन होगा, हवा होगी, वटेवर होगा। और वो हल्की सी आवाज़ 1 घंटे तक बाहर से, इनके दरवाजे के बाहर से आती रही, पूरे 1 घंटे तक। अब ये कहते हैं वो आवाज़ टैपिंग की जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता दीवारों में चली जाती, और वो साइडों में, मतलब दीवारों से आने लगती, कि कोई टप टप किया जा रहा है दर दीवारों पे। अब ये कहते हैं कि मैं सोचता था कि ये पाइप फटे हुए होंगे या कुछ इस तरह का सिलसिला होगा, और उसकी वजह से ये टप टप होती रहती है रात भर। एक दिन ये कहते हैं मैंने गुस्से में आके, जिस तरह दीवार पे नॉकिंग हो रही थी दरवाजे पे, तो मैंने भी ज़ोर से दीवार पे और उस पे जाके नॉक कर दिया। अगली सुबह ये कहते हैं मैं जब सो के उठा, तो बाथरूम गया, तो बाथरूम के शीशे पे लिखा हुआ था दोबारा मत करना। अब ये हैरान हो गए कि मतलब ये क्या हुआ, और ये बैग बना के वहीं से भाग गए। अब जब सामान उठा के ये घर से दरवाज़ा खोल के निकलने लगे, तो इन्होंने उसी बूढ़ी औरत को बाहर खड़े हुए मुस्कुराते हुए देखा। उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, और इन्होंने ज़ोर से अपना दरवाज़ा बंद किया, और ये कहते हैं मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब आई तो ये कहते हैं कि उन्हीं ने पूरे कंप्लेन किया, सब कुछ ये किया। तो बूढ़ी औरत के दरवाजे पे जब वो गई और उनको कुछ अजीब लगा, तो उन्हीं ने फ्लैट खोला, तो उन्होंने देखा कि वो मुर्दा पड़ी हुई है। और वो कहते हैं कि वो लाश देख के ऐसा लग रहा था कई हफ्तों से मुर्दा पड़ी हुई है। अब ये कहते हैं ये बात तो ठीक है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आज भी वो टैप कर रही है दीवार और दरवाज़ा, तो मैं इसका क्या करूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि भाई, आप किराए पे रहते हैं, आप दूसरी जगह चले गए, वो आपके लिए बेहतर होगा कि इसके इलाज का आप कोशिश करें, क्योंकि शायद जो जगह आपके कब्ज़े में होती है, मतलब आपके नाम होती है, उस जगह का फिर भी आप परमानेंट शायद कुछ कर सकते हैं, लेकिन वैसे इस तरह की जगहों का आप कर नहीं पाते, क्योंकि शेयर्ड अकोमोडेशन होती है। जहाँ आपका कब्ज़ा ख़त्म होता है वहाँ ये चीज़ें रह जाती हैं। बहरहाल आगे हमारे दोस्त की बात करते हैं जो अनोनिमस रहना चाहते हैं। वो कहते हैं 6-7 साल पहले इन्होंने एक नौकरी पकड़ी जो कि कॉल सेंटर की थी। अब ये कहते हैं कि मैं रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे की शिफ्ट करता था, और जब सुबह आता था तो मतलब डेली रूटीन था, जब मैं आता था सब सो रहे होते थे, और जब मैं सो रहा होता था तो सब लोग उठने लगते थे। अब अक्सर फजर की रोशनी भी मतलब निकल आती थी जब मैं निकल के आता था, बल्कि सर्दियों में अंधेरा ही होता था। अब ये एक दिन बकौल इनके कि ये घर पहुँचे, अंधेरा था, फजर अभी होने वाली थी, रोशनी बहरहाल अभी सही से नहीं निकली थी। तो जब ये घर में एंटर हुए, तो घर में एंटर होते ही इनके चाचू का कमरा पहले आया। अब वो जो एंटर हुए, तो उन्होंने देखा कि भाई दरवाज़ा उसका जो है वो खुला हुआ लग रहा है, और अंधेरा था। जब आगे गए तो ओपन किचन था इनके यहाँ, तो उसमें उन्होंने अपनी चाची को कुछ बनाते हुए देखा। अब चाचू इनके डॉट 9 बजे ऑफिस में होने वाले मतलब काम करते थे, और ये कहते हैं कि इन्होंने, उनको लगा कि आज शायद चचा को उनकी जल्दी जाना है, और किचन में मतलब इसलिए चाची बना रही उठी हुई हैं। इन्होंने बहरहाल जूते उतारते हुए चाची से पूछा कि आज चाचा को जल्दी जाना है। उनकी पीठ थी इनकी तरफ, और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने काम में लगी रहीं। बहरहाल इन्हें जूते वूते उतारे, थोड़ा आगे बढ़ने लगे, तो किचन ऐसा था कि ओपन किचन में एक पोर्शन था जो थोड़ा सा छुपा हुआ था, यानी उधर दीवार खड़ी हुई थी, तो आपको अंदर घूम के देखना पड़ता है, तो वहाँ नज़र आता है। तो ये आगे बढ़े, और उसी वक्त चाची जो थी उस साइड पे चली गई जो दिखता नहीं है बाहर से। ये पूछते हुए वापस कि क्या आज चचा जल्दी जाएंगे करते हुए आगे बढ़ के जब मुड़े, तो नहीं देखा कि किचन में कोई नहीं था, जबकि एग्जिट की तरफ से ये आए थे तो कोई निकल नहीं सकता था।
ये कहते हैं इनकी हालत ऐसी हो गई कि पैर इनके भारी हो गए, हिलने के काबिल नहीं, और ये बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए अपनी वालदा के कमरे में लेके गए। उनको ये उन्होंने जब उठाया और स्टोरी बताई तो उन्होंने यही कहा कि तुम रात भर जाग के आए हो और इसलिए तुम्हें शायद ये ऐसा लगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं जाग रहा, और ये उनको वहाँ पे उन्होंने सुला दिया। जब ये उठे तो ये कहते हैं कि इनको बुखार सा हो रहा था और सब लोग परेशान हो गए थे कि भाई इसको तो तबीयत इसकी बिगड़ रही है, और ये मतलब तबीयत इनकी बिगड़ रही है, और ये जो थे मतलब बीमार हो गए थे। अब बहरहाल बीमार बुखार तो अपनी जगह, लेकिन इनकी सेंस ऑफ स्मेल चली गई। अब इनको कोई स्मेल ही ना आए, और हाल ये हो गया कि जब बुखार उतर भी गया उसके बावजूद इनको परफ्यूम क्या बदबू क्या किसी चीज़ की स्मेल ही ना आए, कि ये पाउडर भी उठा के नाक पे जाके सूंघ ले तब भी इनको कोई स्मेल ना आए। और परफ्यूम का ये हाल कि परफ्यूम लगाएं तो पूरा घर शोर मचा दे कि भाई कौन इतनी परफ्यूम लगा रहा है, इन्हें सेंस ही ना आए कि कोई यहाँ पे स्मेल आ रही है। अब बहरहाल ये सब चीज़ तो ठीक थी, लेकिन इसके साथ साथ इनको ऐसा भी एहसास होने लगा कि इनके इर्द गिर्द में कोई है या कोई चीज़ है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं होता था। ये सब तो ठीक था, लेकिन कहते हैं कि फिर ऐसा टाइम आता था कि कोई ऐसी गलाज़त जैसी स्मेल आने लगती थी जो बर्दाश्त से बाहर होती थी, या उल्टियाँ करने लगते थे, इनकी तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन पूरे घर में किसी को उस चीज़ की हल्की सी भिनक या स्मेल भी नहीं होती थी कि कुछ ऐसी कुछ चीज़ हो रही है, और ये अकेले इस तरह सफ़र करते रहते थे और महसूस करते थे कि इनके इर्द गिर्द कोई चीज़ है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब इस तरह की कंडीशन चलती रही, और ये ऑन एंड ऑफ बीमार होते रहे, बदबू, उल्टियाँ, तबीयत ख़राब, किसी चीज़ की मौजूदगी। और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है फिर इलाज की कोशिश हुई, लोगों को दिखाया, फिर मौलवियों को दिखाना शुरू किया। किसी ने कुछ इलाज किया, इतर कोनों में घर के रख के, किसी ने कुछ किया। अब कह रहे हैं ये बकरा भी ज़िबा कर दिया, सदका वगैरह, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इनके वालिद जो हैं वो बेसिकली सऊदीया में नौकरी करते हैं, उन्होंने इन सब लोगों को अपने पास बुला लिया। अब ये कहते हैं मैं वहाँ पहुँचा, उम्रा वगैरह करता, मतलब तकरीबन हर ऐसी जगह थे कि हर वीक उम्रा करने जा रहे हैं, और ये सब करने लगे तो काफ़ी बेहतरी हुई और सेंस ऑफ स्मेल इनकी वापस आ गई। अब सेंस ऑफ स्मेल तो इनकी वापस आ चुकी है, लेकिन बकौल इनके कि आज भी मुझे फ़ील होता है कुछ जैसे कोई चीज़ अनलॉक हो गई है, और कोई भी जगह जहाँ कोई भारीपन होता है, किसी के पता करने या बताने से पहले मुझे पहले ही फ़ील हो जाता है यहाँ कोई मौजूद है या नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इनका वही सवाल है कि इनको आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये खुद से हुआ है या किसी ने करवाया इन पे। लेकिन बहरहाल कोशिश करें, ज़िंदगी जिएँ, आगे बढ़ें, और आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो बस अल्लाह से ही दुआ करें जब आप वहाँ मौजूद हैं तो वहीं पे से आपका सब मसला हल हो जाना चाहिए। तो थैंक यू अगेन, और आगे बात करते हैं अनोनिमस अगेन फ्रॉम इटली। अब ये बताते हैं कि 2009 से ये जो हैं ये इटली में हैं, और बेसिकली गुजरात पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ही छोटे से किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के। और स्टोरी बेसिकली इनकी ये है कि इटली पहुंचने के कुछ अरसे के बाद ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हालात बहुत बुरे थे, और जो फूड स्टैम्प्स गवर्नमेंट इशू करती है उसके ऊपर इनका गुजारा था, और बहुत मुश्किल हालात थे। इनकी जो फैमिली है जिसमें से इनकी 3 बहनें हैं और एक शादीशुदा भाई है, सब एक साथ गए थे, जिसमें से बहनों की शादी हो गई है, और भाई और बीवी और उनकी बच्ची और ये और इनकी वालदा। अब पाकिस्तान में जहाँ ये रहते थे वो उसी मोहल्ले में सबके घर साथ थे, इनके इनके ताया और चचा और सब एक ही जगह। वक्त के साथ साथ ताया और चचा ने अपने घर रेनोवेट करके मतलब मॉडर्नाइज कर लिए थे, सब कुछ कर लिया था, और इनके बहुत ही क्योंकि खस्ता हाल था इनका, तो पाकिस्तान वाले घर को तो किसी ने देखा ही नहीं था, और अजीब बहुत बुरे हालात में थे, और
स्ट्रगलिंग थी, बहुत अजीब सिचुएशन थी। अब 2020 तक इनका बहुत बैड सिचुएशन था और 20 के साल के दरमियान इनको एक फाइनेंशियल कंपनी में नौकरी मिल गई थी और इनके हालात बदलने लगे। वे कहते हैं ये हालात हो गए कि 2 साल के अंदर रैग्स टू रिचेस वाली बात हो गई। मतलब जहाँ बाइक नहीं अफोर्ड कर सकते थे, अब गाड़ियाँ के लेवल पे आ चुके, मल्टीपल गाड़ियों के। ये कहते हैं सब अल्लाह का करम था और सब सही था। और समर ऑफ 2022 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब एक फैमिली फ्रेंड हैं इनके, उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं जिनको ये काफ़ी ज़माने से पसंद करते थे। अब ये एक तरीके से सेमी अरेंज था, घर वालों को आपस में एक दूसरे का पता था, तो कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी। अच्छा, इस सब से पहले तक पाकिस्तान में इनके हालात का किसी को नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि अभी बहुत परेशानी में हैं और क्या हालात हैं वहाँ पता नहीं। सितंबर 2022 में इनके भाई और भाभी वापस पाकिस्तान आए और उन्होंने घर रेनोवेट करवाना शुरू किया और फिर सबको शादी के बारे में बताया कि जो दिसंबर में ये करना चाहते हैं, और कौन है क्या है सारे और सब हालात फिर लोगों को इनके पता चलने लगे कि इनके हालात हालात बदल चुके हैं, काफ़ी तरक्की हो चुकी है और ये सारा कुछ। अब अक्टूबर के एंड में इनकी वालदा भी घर पाकिस्तान मतलब जा चुकी थी और सिर्फ ये अकेले थे, क्योंकि इनकी जॉब ऐसी थी तो जाहिर सी बात है, तो वो छुट्टी पे इनको आना था, तो ये अकेले वहाँ मौजूद थे। अब इस पॉइंट तक सबको इनविटेशनें जा चुकी थी, सबको शादी का पता चल चुका था और ये अकेले वहाँ रह रहे थे इटली में। कि ये कहते हैं कि इनके कपड़ों पे खून के धब्बे नज़र आना शुरू हुए, कपड़े फटे हुए मिलते थे और जले हुए मिलते थे, और ये यही समझते रहे कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर जो है इनके कपड़े ख़राब कर रहा है, और इससे ज़्यादा ये सोच नहीं रहे थे। अब फ्लाइट से पहले वाली रात ये घर में अकेले थे और रात में ये सो रहे थे, किसी ने इनको बाकायदा छुआ और महसूस हुआ कि कोई बड़ा सा हाथ है, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर किया कि भाई मेरे सर पे बहुत चीज़ें सवार हैं, शादी है, जाना है, नौकरी, 10 चीज़ें, तो शायद इस वजह से मेरा दिमाग सही नहीं है। और ये फिर सोए तो किसी ने इनकी उस ऊपर से चादर ही खींच ली सोते में। बहरहाल वो रात गुजरी, क्योंकि अगले दिन इनको निकलना था, और जब ये घर बंद कर रहे थे और निकलने वाले थे तो इन्होंने घर में एक औरत को देखा जिसके बहुत ही गंदे बाल थे और वो घर में एक फटे हुए ड्रेस जैसी चीज़ पहन के घूम रही थी। ये उसके पीछे घर में गए, चक्कर पूरा लगाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, और इन्होंने सोचा कि बस ये मेरा वहम है और दरवाज़ा लॉक किया और जहाज़ में बैठ के 20 नवंबर को ये पाकिस्तान को रवाना हो गए। दिसंबर 11 या 12 को इनकी शादी थी तय, और बकौल इनके के कुछ ही दिन मतलब पहले इस तारीख से इनके और इनकी फियांसे की फैमिलीज़ के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि शादी ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। अब ये होने के 2 दिन के अंदर इनकी चाची इनके घर पे आई और उन्होंने कहा कि जब सारा कुछ हुआ हुआ है तो मेरी बेटी से शादी कर लो, जिस पे इन्होंने उसी वक्त मना करके उनको वहाँ से रवाना कर दिया। उसी रात इनको ख्वाब आया जिसमें ये देख रहे हैं ख्वाब में कि ये अपनी कज़न के साथ शादी कर रही हैं। बहरहाल ये तो बड़ा शॉकिंग था, और ये रात को जब उठे तो कोई 3:30 बज रहा था और ये बाहर मतलब इधर उधर बैठे हुए अंधेरे में थे कि इनकी जो अ, भतीजी हैं उसका एक खिलौना था जो मतलब बच्चों के होते हैं कि ऑन करो तो म्यूज़िक बजता है, डांस करता है, वो इनके कमरे में खुद से ऑन होके नाचने गाने लगा। ये डर गए, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर कुछ ख़ास सोचा नहीं, बंद किया और सोच के सोए कि अगले दिन अपनी होने वाली क्या कहते हैं वाइफ की फैमिली वालों को बुला के ज़रा हम ये मामला सेटल करेंगे कि आखिर किस बात के पड्डे हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये लोग बैठे और पूरी बातचीत हुई और आखिरकार कुछ रिकॉन्सिलेशन हुई और फैसला हुआ कि चलो हम शादी को दोबारा से प्लान करते हैं।
अब ये कहते हैं कि इनको क्योंकि जनवरी में वापस होना था तो ये सब चीज़ें दिसंबर में चल था तो ये जल्दी जल्दी बातें हो रही थी। अब इस दिन के बाद जब इनका उस फैमिली से रिकन्सिलेशन दोबारा हो गई तो कहते हैं रात में इनको अजीब ख्वाब आना शुरू हो गए, बहुत ही भयानक किस्म के, जिसमें बारी बारी इनके अपने ख़ानदान के लोग मर रहे होते थे। कहते हैं ये ऐसे ख्वाब थे कि सोया नहीं जा सकता था इनको मतलब देखने के बाद। किसी को इन्होंने नहीं बताया और इस चीज़ को ये लेके चुप रहे कुछ दिन तक। अब ये कहते हैं 5 दिसंबर को इनके कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार वो इंतकाल कर गए और समझ से बाहर कि ये क्या हुआ, तो फिर शादी इनकी पोस्टपोन हो गई। शादी पोस्टपोन होने के बाद और 5 जनवरी को इनको वापस जाना है, अजीब किस्म का माहौल हुआ और इन्होंने ऐसी बातों बातों के अंदर अपनी भाभी को बता दिया कि इनके साथ हो क्या रहा है और इन्हें ख्वाब में क्या देखा है। ये कहते हैं कि जैसे ही उनको बताया, उन्होंने उनकी वालदा को बताया और फिर चेक वगैरह कराया तो उन दोनों औरतों ने बताया कि हमें पता चला है कि कोई शादी को रोकना चाहता है हर हालत के अंदर। तो इन्होंने फैसला किया कि हम कोई शादी इवेंट नहीं कर रहे, एक सिंपल निकाह करके बस दुल्हन घर आ जाएगी और मामला ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने कोई बाहर से लोग नहीं मंगाए, डायरेक्ट फैमिलीज़ ने आपस में निकाह किया और उसके बाद 28 तारीख तक, 28 दिसंबर को ये अपनी दुल्हन को लेके अपने घर आ गए। उसके बाद फिर खबर फैलना शुरू हुई कि इनकी शादी हो चुकी है। अब जब ये खबर फैलना शुरू हुई तो ये कहते हैं इनकी वाइफ के साथ अजीब चीज़ें होने लगी। उसको जिस्म पे कट्स लगने लगे, कपड़े जलने लगे और कपड़े ख़राब होने लगे। उसको रात में अजीब भयानक ख्वाब आते थे, बीमार रहती थी और हर वक्त बुखार और नौज़िया उसको रहता ही था। अब ये कहते हैं कि मैं एक दिन बोल के उसको निकला और मतलब वापस ये चले गए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 5 जनवरी को इनको वहाँ होना था और ये ऑफ़िस जा रहे थे बोल के इनको कि बस मैं आता हूँ और जल्दी मुलाकात करता हूँ। जब मैं वापस ये आए तो वो मर चुकी थी। 10 दिसंबर को वो इंतकाल कर गई थी और कहते हैं कि मेरी तो बिल्कुल ही दुनिया तबाह हो गई और हाफ ऑफ मी वांट्स टू हैव रिवेंज और अदर हाफ जो है वो बिल्कुल ही बेजार हो चुके दुनिया से, उनके भाई ये क्या है। अब ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो हो गई, उसके बाद बहुत चीज़ें पता करवा देखा गया तो जगह जगह से तावीज़ मिले घर में पाकिस्तान वाले, जिसके अंदर जनाब फ़ोटोएँ थी जिसमें इनकी इनकी वाइफ के ऊपर अजीब डायग्राम बने हुए थे तकियों के अंदर। जो उस घर की लॉन थी उसके अंदर से एक मटका मिला जिसमें खून था, जो डीएनए बकौल इनके टेस्टिंग के बाद पता चला इनकी वाइफ का ही था और उस पे भी कुछ हुआ हुआ था। सीसीटीवी कैमरा जब घर रेनोवेट हुआ था और ये पता चला था तो नहीं लगाया था, तो इनको वैसे तो बज़ाहिर घर में तो कोई आते जाते नज़र नहीं आए रात में, लेकिन इनकी चची इनको नज़र आई अपने ही घर के बराबर वाले घर की छत पे खड़े होकर कुछ जला रही होती थी रात को। अब ये कहते हैं ये सब कुछ तो हो गया है और वो सब तो गुज़र गया, लेकिन कई अब साल गुज़रने के बाद भी आज भी आई मिस माय वाइफ और रिफ्लेक्ट करता हूँ कि इंसान किस कदर क्रूल हो जाता है और दूसरे इंसान को कितनी तकलीफ़ पहुँचाता है। और सिर्फ ये एंड में ये कहते हैं कि जिन्होंने ये किया, आई होप दे रॉट इन हेल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सैड स्टोरी। और बात वही है कि फ्रॉम डे वन आई कीप सेइंग दिस के इंसान ही इंसान को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है, कोई और इस चीज़ में आगे नहीं है। तो दिस वाज एपिसोड 185 एंड आई होप आपकी लाइकिंग की हो एंड आई होप कि जिन लोगों के क्वेश्चंस इसमें थे, सवाल थे, उनको कुछ आंसर्स मिले एंड कीप राइटिंग इन। इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो दिस वाज 185, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।